हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में। हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ हमें क्या बोलता है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर मटेरियल का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो करंट होगा वो कम होगा। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर मटेरियल का रेसिस्टेंस अगर कम होता है तो उस केस में जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से, फॉर अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक सिंपल सा एग्जांपल। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने प्रोवाइड किया वी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके वजह से कंडक्टर के अक्रॉस बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट करेगा, जिसके वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पूरे कंडक्टर में मूव करने लगेंगे और जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इन शॉर्ट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो कंडक्टर होगा इसमें फ्लो करने लगेगा करंट, और जैसे ही हम लोग वोल्टेज को अगर इंक्रीज़ करते जाए जो करंट होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा, जो कि हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ में। फॉर एग्जांपल वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया 2 टाइम्स तो जो करंट होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा 2 टाइम्स। वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया 3 टाइम तो जो करंट होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा 3 टाइम। वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ कर दिया 4 टाइम तो जो करंट होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा 4 टाइम, मगर पर्टिकुलर लिमिट तक के वोल्टेज और करंट इंक्रीज़ करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया वोल्टेज हमने इंक्रीज़ किया 1 टाइम तो जो करंट है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है 1 टाइम। वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया 2 वोल्ट, करंट इंक्रीज़ कर रहा है 2 एम्पियर। वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया 3 वोल्ट तो जो करंट है वो इंक्रीज़ हुआ 3 एम्पियर। यहाँ पर ये जो वोल्टेज और जो करंट दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर रिलेशन, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज इज़ कांस्टेंट, क्योंकि दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। हम लोग 1 वोल्ट वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 1 वोल्ट करंट 1 एम्पियर करंट इंक्रीज़ हो रहा है। हम लोग फिर से 1 वोल्ट वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब 2 वोल्ट हमने इंक्रीज़ किया वोल्टेज तो उस केस में जो करंट है वो 2 एम्पियर इंक्रीज़ हुआ। हमने वोल्टेज को कर दिया 3 वोल्ट तो जो करंट है वो हो गया 3 एम्पियर। तो यहाँ पर लीनियर रिलेशन हमें देखने मिल रहा है करंट और वोल्टेज के बीच में। तो जैसे कि मैंने बोला हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के साथ। हमने करंट को इंक्रीज़ किया, वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जिसकी वजह से करंट इंक्रीज़ हो रहा है। वोल्टेज को हमने डिक्रीज़ किया जिसकी वजह से जो करंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा। ये हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ का, जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे। ओम्स लॉ में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम लोग हटाए तो हम लोग कंसिडर करना होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है वो होता है रेसिस्टेंस मटेरियल का। तो हमें मिलता है V इज इक्वल टू R इंटू आई फॉर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इनटू करंट फ्लोइंग फ्रॉम द कंडक्टर। यहाँ पर ये जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है ओम्स लॉ के इक्वेशन में ये कांस्टेंट होता है। ये जो V होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसके वजह से जो रेसिस्टेंस और जो करंट दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब ये है कोई मटेरियल में अगर रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो जो करंट है वो कम होना चाहिए, और रेसिस्टेंस अगर कम होता है तो जो मटेरियल है उसमें जो करंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये हमने डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट के बारे में हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट में। तो वीडियो होगी इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी की, तो आप वहाँ पर जाके देख लो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग प्लॉट करें ग्राफ में, जैसे कि मैंने डिस्कस किया वोल्टेज 1 वोल्ट, करंट 1 एम्पियर, वोल्टेज 2 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर, इसको अभी हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करेंगे ग्राफ में। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया वाई एक्सिस और यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है करंट और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है वोल्टेज। तो जो वोल्टेज है उसको हमने इंक्रीज़ किया 1 वोल्ट, जिसकी वजह से जो करंट है वो इंक्रीज़ हुआ 1 एम्पियर। सिमिलरली जो वोल्टेज है उसको हमने इंक्रीज़ किया 2 वोल्ट, जिसकी वजह से जो करंट है वो इंक्रीज़ हुआ 2 एम्पियर, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो करंट है वो भी सेम रेट से इंक्रीज़ हुआ। वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया 3 वोल्ट, जिसके वजह से जो करंट है वो भी इंक्रीज़ हुआ 3 एम्पियर, जो कि हमें ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो है लीनियर रिलेशन। इनफैक्ट अगर वोल्टेज और करंट अगर हम लोग नहीं कंसीडर करें, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल रेसिस्टेंस हो गया और टेम्परेचर हो गया, दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया 1 केल्विन, रेसिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ 1 ओम। टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया 2 केल्विन, जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हुआ 2 ओम। टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया 3 केल्विन तो जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर गया 3 ओम। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज इन रेसिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, दोनों का जो रेशियो है वो है कांस्टेंट। तो अगर ऐसा होता है और दोनों का अगर हम लोग जो रिलेशन है अगर उसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें तो उस केस में हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती है।
सिमिलरली यहाँ पर भी जो वोल्टेज है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं 1 वोल्ट से, जिसकी वजह से करंट इंक्रीज़ हो रहा है 1 एम्पियर। वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया 2 वोल्ट, करंट इंक्रीज़ हुआ 2 एम्पियर। तो यहाँ पर जो वोल्टेज और जो करंट दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो है लीनियर। रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज, दोनों का जो रेशियो है या फिर दोनों का जो रिलेशन है वो है कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी कुछ इस तरीके से, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो हमें इंडिकेट करेंगे लीनियर रिलेशन इन बिटवीन करंट इन वोल्टेज, लीनियर रिलेशन इन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। और ये जो लीनियर रिलेशन होगा करंट और वोल्टेज के बीच का, ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक के ही होगा। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें 1 वोल्ट इंक्रीज 1 वोल्ट वोल्टेज हमने इंक्रीज़ किया, और अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें कि जो करंट है वो 1 एम्पियर इंक्रीज़ हो, तो वैसा नहीं हो पाएगा। करंट 1 एम्पियर से ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर सकता है या फिर 1 एम्पियर के बिलो भी करंट रह सकता है, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर क्वांटिटी के बीच का अगर लीनियर रिलेशन होता है तो उस केस में ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती है। अभी हमें नेगेटिव एक्सिस क्या इंडिकेट कर रही है, नेगेटिव वोल्टेज, और ये नेगेटिव करंट -V -I, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है। यहाँ पर ये जो मटेरियल है, ये जो कंडक्टर है, इसके साथ हमने प्रोवाइड किया ये पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से कंडक्टर का ये वाला जो टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे और कंडक्टर का ये वाला जो टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल पर है। हैंस जो ये पूरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो पोलैरिटी होगी वोल्टेज की, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो पोलैरिटी होगी उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, जो कि हमें ये वाली फिगर इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने ये जो कंडक्टर है उसको हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है कि जो हायर पोटेंशियल है वो यहाँ पर कनेक्टेड है और जो लोअर पोटेंशियल है वो कंडक्टर के ये वाले एंड के साथ कनेक्टेड है। तो ये वाले केस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जब हम लोग पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, मतलब जो बैटरी है जब उसको हम लोग चेंज कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को जब हम लोग चेंज कर देंगे, तो उस केस में जो रिलेशन होगा वोल्टेज और करंट के बीच में, तो उसको हम लोग नेगेटिव एक्सिस में प्लॉट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो जो नेगेटिव एक्सिस होती है वो हमें इंडिकेट करती है रिवर्स पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो अगर हम लोग पोलैरिटी अगर रिवर्स कर दें और उसके बाद अगर हम लोग 1 वोल्ट वोल्टेज इंक्रीज़ करें तो जो करंट होगा वो 1 एम्पियर इंक्रीज़ करेगा। 2 वोल्ट हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया तो जो करंट है वो इंक्रीज़ 2 एम्पियर। वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया 3 वोल्ट, जिसकी वजह से जो करंट है वो इंक्रीज़ हुआ 3 एम्पियर। तो जो नेगेटिव एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करती है अपोजिट पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सिमिलरली ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है लीनियर रिलेशन इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मतलब जो रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज वो कांस्टेंट है। सिंपल वर्ड में 1 वोल्ट वोल्टेज 1 एम्पियर करंट, 2 वोल्ट वोल्टेज इंक्रीज़ किया 2 एम्पियर करंट, 3 वोल्ट वोल्टेज इंक्रीज़ किया 3 एम्पियर करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो ग्राफ है, ये वाले ग्राफ को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिमेट्रिकल ग्राफ। ये जो ग्राफ है पॉजिटिव एक्सिस पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है और नेगेटिव एक्सिस पर भी हमें सेम स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो जो ग्राफ होता है ये ग्राफ को हम लोग बोलते हैं, पूरे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ग्राफ। तो जो सिमेट्रिकल ग्राफ होता है वो हमें इंडिकेट करता है सिमेट्रिकल रिलेशन इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी मटेरियल, कोई भी कंडक्टर, कोई भी सब्सटेंस जिसका वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, सेम टू सेम होता है, सिमेट्रिकल ग्राफ होता है, तो उस केस में वो जो मटेरियल होता है या फिर बोल सकते हो जो कंडक्टर या फिर वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं और करंट भी इंक्रीज़ कर रहा है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कांस्टेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो रेसिस्टेंस होता है वो बराबर में होता है V/I, और दोनों का जो रिलेशन होता है वो होता है कांस्टेंट जब तक कि हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल रही होती है। जैसे अगर ये दोनों का रिलेशन वेरी कर जाता है तो उस केस में जो रेसिस्टेंस होगा वो भी वेरी कर जाएगा, मगर जब तक कि ये दोनों के बीच का जो रेशियो है या फिर दोनों का जो रिलेशन है अगर वो कांस्टेंट होता है, लीनियर रिलेशन होता है करंट और वोल्टेज के बीच में, तो उस केस में जो रेसिस्टेंस होगा वो भी होगा कांस्टेंट। रेसिस्टेंस को एक तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा यूनिट एम्पियर करंट को ऑब्टेन करने के लिए, यूनिट एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। The amount of potential difference required to create a current flow of 1 ampere is resistance। अगर यूनिट एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ रहा है, इसका मतलब रेसिस्टेंस ज़्यादा है। यूनिट एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब जो रेसिस्टेंस है वो कम है। यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ पर ये जो हमने जो लीनियर ग्राफ को जो समझा, ये जो लीनियर ग्राफ है इसको हमने समझा, अभी इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस हमें इंडिकेट करेंगे लेट्स से करंट, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है वोल्टेज। लीनियर रिलेशन मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच का जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट होना चाहिए।
जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे 1 वोल्ट, जिसके वजह से जो करंट होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा 1 एम्पियर। वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे 2 वोल्ट, करंट इंक्रीज़ करेगा 2 एम्पियर। वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे 3 वोल्ट, तो जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा 3 एम्पियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया 1 वोल्ट, वोल्टेज को हमने 1 वोल्ट इंक्रीज़ किया, जो कि हमें ये ग्रीन कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है। आप ये जो कर्सर का जो टिप है उसको केयरफुली देखो, या फिर बोल सकते हैं ये जो एरो जो मैं मूव कर रहा हूँ उसकी टिप को आप केयरफुली देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, वोल्टेज में चेंज, और जो वर्टिकल जो ब्राउन कलर की जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है करंट में चेंज। तो हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया 1 वोल्ट, जो कि हमें ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट कर रही है, जिसके वजह से जो करंट है वो इंक्रीज़ हुआ 1 एम्पियर, जो कि हमें ये ब्राउन कलर की वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है। फिर से वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया 1 वोल्ट, जो कि हमें ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट कर रही है ग्रीन कलर की, और जो करंट है वो इंक्रीज़ हुआ 1 एम्पियर, जो कि हमें ये ब्राउन कलर की वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है। फिर से हमने इंक्रीज़ किया वोल्टेज को 1 वोल्ट, जो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट कर रही है, और जो करंट है वो इंक्रीज़ हुआ 1 एम्पियर, जो कि हमें ये वाली वर्टिकल लाइन ब्राउन कलर की इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज वो कांस्टेंट है, या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज और करंट दोनों का जो चेंज है या फिर दोनों का जो रेशियो है वो है कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करें, यहाँ पर एक अगर हम लोग पॉइंट कंसीडर करें, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करें, यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करें और यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करें, और सभी पॉइंट को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, ज्वाइन कर दें, तो उस केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। तो यही फीचर होता है स्ट्रेट लाइन का। और ये स्ट्रेट लाइन हमें क्यों मिल रही है, 1 वोल्ट वोल्टेज हमने इंक्रीज़ किया, 1 एम्पियर करंट इंक्रीज़ हुआ, 1 वोल्ट वोल्टेज हमने इंक्रीज़ किया, फिर 1 एम्पियर करंट इंक्रीज़ हुआ, फिर हमने 1 वोल्ट वोल्टेज इंक्रीज़ किया, फिर उसके बाद 1 एम्पियर करंट इंक्रीज़ हुआ। तो अगर ऐसा होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का लीनियर रिलेशन होता है, तो उस केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। सिमिलरली अभी हम लोग ये वाले केस में क्या देखेंगे कि जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे 1 वोल्ट, मगर जो करंट होगा वो 1 एम्पियर के रेट से इंक्रीज़ नहीं करेगा। कोई केस में जो करंट होगा वो 1 एम्पियर से कम इंक्रीज़ करेगा, कोई केस में करंट 1 एम्पियर से ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, कोई केस में जो करंट होगा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है करंट, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है वोल्टेज। तो जो वोल्टेज है उसको हमने इंक्रीज़ किया 1 वोल्ट, जो कि हमें ये वाली ग्रीन कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है छोटी सी, जिसके वजह से करंट में कुछ इंक्रीमेंट होता है, जो कि हमें छोटी सी वर्टिकल ब्राउन कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली जो वोल्टेज है उसको हमने फिर से इंक्रीज़ किया 1 वोल्ट, जो कि हमें ये वाली लाइन इंडिकेट कर रही है, ये वाली लाइन इंडिकेट कर रही है ग्रीन कलर की, जिसके वजह से जो करंट है उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि हमें ये ब्राउन कलर की वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है। ये वाले केस में जो करंट का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू दिस केस, फर्स्ट केस के। सिमिलरली जो वोल्टेज है उसको हमने फिर से इंक्रीज़ किया 1 वोल्ट। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया 1 वोल्ट, जो कि ग्रीन कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है, मगर ये वाले केस में जो करंट में जो इंक्रीमेंट आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि हमें ये वाली वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है। ये वाली जो वर्टिकल लाइन है सबसे ऊपर वो हमें इंडिकेट कर रही है, एरो की टिप, ये जो वर्टिकल लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है करंट का जो मैग्नीट्यूड है ये वाले केस में वो ज़्यादा है। तो हमने हर एक स्टेप में 1 वोल्ट वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, मगर कहीं हमें करंट ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं हमें करंट कम इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करें एरो की टिप, यहाँ पर अगर हम लोग एक और एक पॉइंट कंसीडर करें एरो की टिप, यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करें और यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करें, जैसे कि हमने यहाँ पर पॉइंट्स कंसीडर करे थे, और सभी पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो उस केस में हमें एक कर्व लाइन मिलेंगी। तो जो कर्व लाइन होती है वो हमें इंडिकेट कर रही है नॉन लीनियरिटी इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है लीनियरिटी इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हैंस ये जो ग्राफ होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर ग्राफ, क्योंकि लीनियरिटी को फॉलो कर रहा है। और ये वाला जो ग्राफ होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर ग्राफ, क्योंकि जो ग्राफ है ये नॉन लीनियरिटी को फॉलो कर रहा है। नॉन लीनियरिटी को क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो वोल्टेज और जो करंट दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर रिलेशन, इसका मतलब क्या, वोल्टेज तो हम लोग इंक्रीज़ करेंगे सेम, रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज सेम होगा, मगर रेट ऑफ चेंज इन करंट अलग अलग होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंडक्टर और मटेरियल विच फॉलोज दिस लीनियर ग्राफ आर कॉल्ड एज दी ओमिक कंडक्टर। कंडक्टर और मटेरियल जो कि ये लीनियर ग्राफ को फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। तो जो ओमिक कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिसमें जो वोल्टेज और जो करंट दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ओम्स लॉ, जो ओम कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उस केस में जो रेशियो होता है वोल्टेज और करंट का
वो कांस्टेंट होता है। ओमिक कंडक्टर फॉलो ओम्स लॉ इन विच वोल्टेज एंड करंट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर वोल्टेज और करंट का रेशियो अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है लीनियर रिलेशन। तो कंडक्टर या फिर मटेरियल जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो उस केस में वो जो मटेरियल या फिर जो कंडक्टर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में। तो ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो हम लोग बेसिकली 3 लिमिटेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहला जो लिमिटेशन होगा कि जो ओम्स लॉ होता है वो हायर टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। नॉर्मल टेम्परेचर के लिए रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज वो कांस्टेंट होता है, मगर ज़्यादा टेम्परेचर के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर के लिए वो कांस्टेंट होता है रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। मगर हायर टेम्परेचर के लिए, एकदम ज़्यादा टेम्परेचर के लिए रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज वो कांस्टेंट नहीं होता। मतलब करंट और वोल्टेज दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है नॉन लीनियर। मतलब वोल्टेज हम लोग इंक्रीज़ करेंगे 1 वोल्ट, मगर जो करंट है हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 1 एम्पियर ही इंक्रीज़ करे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिंपल सा एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने प्रोवाइड किया वी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके वजह से कंडक्टर में फ्लो करने लगेगा करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नॉर्मल टेम्परेचर के टाइम जो रेशियो होगा वोल्टेज और करंट का वो कांस्टेंट होगा, मगर हायर टेम्परेचर के टाइम जो लीनियरिटी या फिर बोल सकते हैं जो रेशियो होगा वोल्टेज और करंट के बीच का वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो जो हैंस ओम्स लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता हायर टेम्परेचर पर। आप कहीं कहीं ऐसा देखोगे कि जो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट होता है वो इस तरीके से दिया होता है, फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेसिस्टेंस, बट फॉर दैट दी टेम्परेचर शुड ऑल्सो बी कांस्टेंट। जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं जो फिजिकल कंडीशन है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो बात सही है, अगर फिजिकल कंडीशन, अगर टेम्परेचर अगर वेरी कर रहा है या फिर अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में जो रेशियो होगा वोल्टेज और करंट के बीच का वो वेरी कर जाएगा। तो उस केस में हम लोग ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया हायर टेम्परेचर पर जो लीनियरिटी होती है वो नहीं होती है करंट और वोल्टेज के बीच में, जिसके वजह से जो ओम्स लॉ होता है वो फेल कर जाता है हायर टेम्परेचर पर। अगर हम लोग ग्राफिकली अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये ग्राफ में ये जो वाई एक्सिस है हमें इंडिकेट कर रही है वोल्टेज, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है करंट। नॉर्मल टेम्परेचर के टाइम हमें मिल रही है स्ट्रेट लाइन, मतलब रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज वो कांस्टेंट है। मगर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला केस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया वोल्टेज, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है करंट। नॉर्मल टेम्परेचर के टाइम हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मगर हायर टेम्परेचर के टाइम ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कर्व लाइन में कन्वर्ट हो जा रही है। इसका मतलब जो वोल्टेज और जो करंट दोनों के बीच का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं है। ये कर्व हमें इंडिकेट कर रही है नॉन लीनियरिटी इन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो पहले लिमिटेशन में हमने क्या डिस्कस किया कि जो ओम्स लॉ होता है वो हायर टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ओम्स लॉ होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो ग्राफ होता है सबसे पहला वो नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो ग्राफ होता है वो लीनियर ग्राफ नहीं होता, जिसकी वजह से जो ओम्स लॉ होता है वो फेल कर जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, आईजीबीटी हो गया, थायरिस्टर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यहाँ पर ये जो मॉसफेट, आईजीबीटी और जो थायरिस्टर, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पावर डिवाइसेस। ये सब पावर डिवाइसेस होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। तो जो ओम्स लॉ होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैंने बोला ये थायरिस्टर, आईजीबीटी, मॉसफेट, ये सब पावर डिवाइसेस होते हैं, मगर ये सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलके बने होते हैं। जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5th सेमेस्टर में होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के सब्जेक्ट, तो जब आप पढ़ोगे तो उस केस में आप ये सब डिवाइसेस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है करंट, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है वोल्टेज। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्राफ देख के ही सीधा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो है नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ, जो कि हमें नॉन सिमेट्रिकल रिलेशन इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज और करंट के बीच में। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया था जब स्टार्टिंग में, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी ग्राफ जो कि ये वाला पैटर्न फॉलो करता हो, तो इसका मतलब वो जो मटेरियल होगा वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो वाले पैटर्न को नहीं फॉलो करता है। इसका मतलब जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते।
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसको अगर हम लोग समझे, इनिशियली वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का लीनियर रिलेशन है, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन में कन्वर्ट हो जा रही है, इसका मतलब नॉन लीनियर रिलेशन इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो करंट और वोल्टेज दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेगेटिव एक्सिस जो कि हमें इंडिकेट करते हैं रिवर्स पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इनिशियली जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ कर रहा है, इनिशियली वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है मगर करंट इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं मगर करंट नहीं इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर पक्का नॉन लीनियर रिलेशन है वोल्टेज और करंट के बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट है वो अचानक से इंक्रीज़ कर जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सबसे पहला यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये नेगेटिव एक्सिस और पॉजिटिव एक्सिस में हमें अलग अलग पैटर्न मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो ओम्स लॉ होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए। तो जो ग्राफ है वो है नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है नॉन सिमेट्रिकल रिलेशन इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस में हमें अलग अलग ग्राफिकल पैटर्न मिल रहे हैं। तो नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ हमें इंडिकेट करता है नॉन सिमेट्रिकल रिलेशन इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट जब हम लोग वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज कर देते हो। तो जो ओम्स लॉ होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से ओम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ के लिए जो ओम्स लॉ होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि जो नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ होता है वो हमें इंडिकेट करता है नॉन सिमेट्रिकल रिलेशन इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ किसका होता है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ओम्स लॉ होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, या फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए ओम्स लॉ फेल कर जाता है। सिमिलरली अभी हम लोग देखेंगे कि जो ओम्स लॉ होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है यूनिक ग्राफ के लिए, क्योंकि जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिक ग्राफ। तो जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है उसको आप यूनिक ग्राफ, नॉन यूनिक ग्राफ भी बोल सकते हो। ओम्स लॉ का जो ग्राफ है आप उसको नॉन यूनिक ग्राफ भी बोल सकते हो। नॉन यूनिक क्यों बोलते हैं इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा लीनियर ग्राफ भी बोल सकते हैं, तीसरा सिमेट्रिकल ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो 3 टाइप से हम लोग ओम्स लॉ के ग्राफ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला नॉन यूनिक ग्राफ का मतलब क्या होता है जो कि ओम्स लॉ का ग्राफ होता है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है वोल्टेज, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है करंट। वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया V1 जिसके वजह से करंट इंक्रीज़ हुआ I1। वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया V2 जिसके वजह से करंट इंक्रीज़ हुआ I2। वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया V3 जिसके वजह से जो करंट है वो इंक्रीज़ हुआ I3। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन मिलेंगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें V1 के लिए हमें एक I की वैल्यू है जो कि I1। सिमिलरली V2 के लिए हमारे पास एक I की वैल्यू है जो कि I2। सिमिलरली V3 के लिए हमारे पास एक I की वैल्यू है जो कि I3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें V3 के लिए एक I की वैल्यू है जो कि I3, तो हम लोग बोल सकते हैं V3 इज इक्वल टू I3। अब तक के हमने ऐसा डिस्कस नहीं किया एक वोल्टेज के लिए हमें 3 करंट की वैल्यू मिल रही है या फिर 2 करंट की वैल्यू मिल रही है, मतलब V1 I1 और I2 के बराबर में। अब तक के हमने ऐसा डिस्कस नहीं किया और हमने ऐसा भी नहीं डिस्कस किया कि V1 बराबर में I1 I2 और I3 के। एक V के लिए एक करंट की वैल्यू है, एक V2 के लिए एक I2 की वैल्यू है, एक V3 के लिए एक I3 की वैल्यू है। तो ऐसे केस में ये वाली कंडीशन जो ग्राफ फॉलो करता है वो ग्राफ को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिक ग्राफ। तो जो ओम्स लॉ होता है ये वाली कंडीशन को फॉलो करता है, तो जो ओम्स लॉ होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिक ग्राफ। तो अब ये यूनिक ग्राफ क्या होता है, और जो ओमिक कंडक्टर होते हैं वो ये नॉन यूनिक ग्राफ को फॉलो करते हैं, मतलब ये जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है उसको फॉलो करते हैं ओमिक कंडक्टर। सिमिलरली यूनिक ग्राफ किसको बोलते हैं? यहाँ पर हमने कंसीडर किया वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है करंट, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है वोल्टेज। जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपगेट करते जाएंगे इसका मतलब जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर इनिशियली जो करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ करते करते करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक के जाता है, फिर उसके बाद करंट डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। एट द सेम टाइम जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है, करंट यहाँ पे डिक्रीज़ किया, फिर उसके बाद करंट इंक्रीज़ किया, फिर उसके बाद करंट डिक्रीज़ किया, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट है वो इंक्रीज़ किया, फिर उसके बाद डिक्रीज़ किया, फिर इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर मतलब जो करंट है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं करंट इंक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़ कर रहा है, और जो वोल्टेज है एट द सेम टाइम कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये पॉइंट एक कंसिडर करें एरो की टिप, यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला पॉइंट कंसिडर करें, यहाँ पर ये वाला पॉइंट कंसिडर करें। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला पॉइंट कंसिडर करें, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है अगर इसको हम लोग कंसिडर करें जो कि हमें ये एरो की टिप इंडिकेट कर रही है,
ये वाला पॉइंट। तो इस सभी पॉइंट के लिए हमें अलग अलग वोल्टेजेस की वैल्यू मिलेंगी, मगर सभी पॉइंट के लिए जो करंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ये वाले पॉइंट के लिए भी करंट की वैल्यू सेम होगी, ये वाले पॉइंट के लिए भी करंट की वैल्यू सेम होगी, ये वाले पॉइंट के लिए भी करंट की वैल्यू सेम होगी, जो कि होगी आई। मगर जो वोल्टेजेस की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5, V6। जैसे कि मैंने बोला एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग कंटिन्यूसली प्रोपगेट करते जाए तो उस केस में जो वोल्टेज होगा वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जाएगा, और हम लोग वही तो कर रहे हैं, हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपगेट करते जा रहे हैं, तो जो वोल्टेज होगा ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा। तो ये सभी पॉइंट के लिए जो कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये सभी डॉट्स के लिए जो करंट होगा वो सेम होगा, मगर जो वोल्टेजेस होगा वो अलग अलग होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ग्राफ होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक ग्राफ, और जो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं यूनिक ग्राफ को फॉलो करते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर मतलब जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जो कि लीनियर रिलेशन को फॉलो नहीं करते वोल्टेज और करंट के बीच के। तो करंट है वो बराबर में V1, V2, V3, V4, V5 के ये वाले केस में। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक ग्राफ। हैंस जो ओम्स लॉ होता है वो यूनिक ग्राफ के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इनफैक्ट ये जो यूनिक ग्राफ होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ही ग्राफ होता है। तो हमने ओम्स लॉ के लिमिटेशन में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहला जो ओम्स लॉ होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता हायर टेम्परेचर के लिए। दूसरा जो ओम्स लॉ होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए। तीसरा जो ओम्स लॉ होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता मटेरियल के लिए जिसका यूनिक ग्राफ होता है, क्योंकि जो ओम्स लॉ होता है वो होता है नॉन यूनिक ग्राफ।